हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे और हम जितने क्वेश्चन देखते हैं आधे घंटे में कर पाते हैं उतने करेंगे, बाकी सेकंड पार्ट में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है यार, तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी ऐसा कंटेंट बनाने के लिए हम मोटिवेट होते रहें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें से ये काम का है, इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। अपना नॉन जीरो वेलोसिटी काम का है यहाँ पे। If yes, then state the condition that must be placed on the object, magnitude and direction of velocity. अ, और फिर if no provide a reason। तो बोल क्या रहा है, कह रहा है देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट एक नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करता रहे? अगर हाँ, तो कंडीशन बताइए कि उसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा, चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, दैट थिंग। और अगर नहीं, तो प्रोवाइड करिए एक रीजन कि क्यों नहीं मूव करेगा। तो देखो, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बट क्या है ना, ये जो फ्रेज दिया हुआ है, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स देखते ही सबके दिमाग में एक चीज आती है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? कॉजेज मोशन। हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स ही कॉजेज मोशन, पता है आप सबको। बैलेंस फोर्स से कभी मोशन जनरेट नहीं होता। जब भी होता है चेंज इन पोजीशन या जो भी, वो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होता है। तो आप लोग के दिमाग में तो आ गया कि सर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो ये नॉन जीरो वेलोसिटी से कैसे ट्रेवल कर सकती है। मतलब ट्रेवल तो कर सकती है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, क्योंकि फोर्स लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके आगे एक चीज लिखी हुई है, नेट जीरो। तो ये जब लग गया पूरा फ्रेज, इसका मतलब जानते हो, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है? कि अनबैलेंस्ड फोर्स है, लेकिन उसका जितने भी अनबैलेंस्ड फोर्स है उनका नेट सम क्या है? जीरो है। दैट मीन्स कि जीरो एक्सटर्नल फोर्स। समझे? ये सिर्फ फ्रेज बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखी होती है, जीरो एक्सटर्नल फोर्स। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो अप्लाइंग ऑन अ बॉडी। तो अब एक बात बताओ, ये तो हो गई इनकी कहानी। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब जीरो के अलावा कुछ भी, 1 2 3 4 5 100 जो भी मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये पॉसिबल है? तो सर तुरंत जाओ अपना न्यूटन का पहला नियम देखो। क्या बोलते हैं न्यूटन चचा? कहते हैं कि ए बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन करती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर का फोर्स ना लगाया जाए। तो हियर कोई बाहर का फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि जीरो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो मतलब क्या है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। इट मींस कि जो इसकी पहले वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बोल दे रहा हूं, और आप लोग अगर कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे मतलब सूटेबल पड़े आप कर सकते हो। ओके, तो आप आंसर में लिख लेना कि मैं बोल रहा हूं, अब यहां मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप 0.5x पे प्ले करके देख लेना। इट इज गिवन दैट द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इट इज गिवन दैट द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कह रहा है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करता है? ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, which means the body experiences no external force। नो एक्सटर्नल फोर्स, जब नेट जीरो है तो नो एक्सटर्नल फोर्स। हेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द बॉडी कैन ट्रेवल विथ है नॉन जीरो वेलोसिटी। ओके, अब इसमें कंडीशन पूछा है कि स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि द बॉडी कैन ट्रेवल विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी
which will remain constant both in terms of magnitude as well as in डायरेक्शन। मतलब ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा, दैट इज कि वो यूनिफॉर्म मोशन करेगी जैसे वो कर रही थी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जिसको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, उसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर अपना देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। अरे यार कुछ नहीं, इसमें कारपेट है, इसमें छोटी 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 डस्ट लगी हुई है, डस्ट 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 डस्ट। एक बात बताओ, तुम ले आए डंडा और डंडे से दिए कारपेट को पीट, तो जैसे ही तुम कारपेट को पीटोगे कारपेट तो नीचे चला जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या बोलता है? ए बॉडी विल remain in rest or in uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force। कारपेट पे लगा एक्सटर्नल फोर्स, कारपेट चला गया नीचे, लेकिन अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया क्या होता है? अपोजिशन टू एनी चेंज इट्स स्टेट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो भी उसकी पोजीशन है, या तो रेस्ट की या तो यूनिफॉर्म मोशन की, उसमें किसी भी चेंज को वो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। तो ये क्या करेगा? इसके पास तो है भैया इनर्शिया की प्रॉपर्टी, इनके पास भी थी लेकिन इनके पास तो फोर्स लग गया तो ये चलेगा नीचे। ये क्या करेंगे? ये भाई साहब कोशिश करेंगे कि हम रेस्ट में ही रहें, और इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि एज वी बीट द कारपेट, एज वी बीट द कारपेट विथ द स्टिक, द कारपेट मूव्स डाउनवर्ड। एज वी बीट द कारपेट मूव्स डाउनवर्ड। यहां डाउनवर्ड मूव हो रहा है ना? हो रहा है वेरी क्विकली। अब डंडा मारोगे तो कारपेट तो तुरंत नीचे चला जाएगा। एंड द डस्ट पार्टिकल्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ट्राई टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। और डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ट्राई टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड हेंस दे गेट सेपरेटेड एंड कम्स आउट ऑफ द कारपेट। तो इसका आंसर लिख लोगे आप लोग? स्लो डाउन करके देख लेना। अब अगर मैं डिक्टेट करूंगा, यहां लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास पेशेंस तो है नहीं 50 मिनट का वीडियो देखने का। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ अ रोप। कह रहा है कि बस के छत पे जब सामान रखा रहता है सर, तो उसको हम क्यों बोलते हैं कि इसको रस्सी से बांध दो। एक एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, ये वाला अक्सर फिजिक्स में बहुत फेमस एग्जांपल है। अगर ये ग्लास है, इसमें पानी है, और इसके ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया है, कार्डबोर्ड रख दिया है, और उसके ऊपर एक 5 का सिक्का रख दिया है, तो अगर हम इसको बहुत तेजी से खींचें, कार्डबोर्ड को बहुत तेजी से, और एकदम डेफिनेट एंगल पे खींचें, ऐसा ना हो कि टेढ़ा खींच रहे हैं, तो क्या होता है कि कार्डबोर्ड जो है वो हट जाता है, और जो सिक्का है वो कहीं पानी में गिर जाता है, मतलब वो गिर के चला जाएगा बॉटम पे, और कार्डबोर्ड अलग हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? सर लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body will remain in rest or in motion along a straight line, uniform motion along a straight line unless acted upon by external force। कार्डबोर्ड पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये निकल गया, इस पे तो नहीं लगा था ना, तो ये चला गया नीचे, ये तो अपना स्टेट ऑफ मेंटेन कर रहा था, रेस्ट। लेकिन जब कार्डबोर्ड ही हट गया तो रेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर ये नीचे चला गया। सेम यही होता है बस में। अब आपकी बस अगर मूव कर रही है, बताओ, इनर्शिया मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, आपकी बस है, ऊपर आपका सामान रखा हुआ है, ये सपोज करो, और ये बंधा हुआ नहीं है, तो जब बस एक्सीलरेट करेगी तो सामान किधर जाएगा? पीछे जाएगा ना। और जब बस आपकी, अरे यार बड़ी ड्राइंग करनी पड़ती है इसमें, गंदी गंदी, और बस जब ब्रेक लगाएगी कस के, तो सामान क्या होगा? आगे। तो ये गिर नहीं जाएगा, ऐसे 2-3 बार 4 बार होगा तो सरकते सरकते ये स्लाइड करेगा, एंड देन इट विल फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। सो देयरफॉर इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस। तो इसको भी अगर लिखना है तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, स्लो डाउन करके देख लेना। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया द लगेज मे फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ as the bus will accelerate sometimes and will apply brakes some other times
To avoid such incidents, it is advised to tie the luggage kept on the roof of the bus with a rope. Okay, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक बैट्समैन है, हिट्स अ क्रिकेट बॉल को हिट करता है। क्रिकेट तो लगभग लगभग सारे लड़के खेलते होंगे, पहला प्यार होता है भाई लड़कों का। विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो फिर एक समतल ग्राउंड है, उस पर वो बॉल रोल करती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर जाने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट। ओके, बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जा रही है। तो अब बताना है कि बॉल क्यों स्टॉप हो रही है। तो इसमें चार कारण दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि द बैट्समैन डिडंट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन बॉल को हार्ड नहीं हिट किया। नहीं सर, ये लॉजिक नहीं है, उस पे फोर्स तो लग गया ना, चाहे कम लगा चाहे ज्यादा लग गया, तो अब तो उसको मोशन करना चाहिए था। क्योंकि न्यूटन का आइडियल केस में लॉ क्या कहता है, यही बोलता है ना, फर्स्ट लॉ। अब मैं बार बार फर्स्ट लॉ रिपीट नहीं करूंगा, इतना समझो। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू करेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आपने जब बॉल को मार दिया तो उसके बाद बॉल को तो कंटिन्यू मूव करना चाहिए, क्योंकि भाई वो एक लाइन में मूव कर रही है। लेकिन क्यों नहीं मूव करती, क्यों रुक जाती है? ठीक है, अभी उसको बताते हैं रीजन। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू ए होता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, ना कि वेलोसिटी के। एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे या तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा या तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा, मास या एक्सीलरेशन के, वेलोसिटी के नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन देखो, कह रहा है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। बॉल कोई जिंदा है जो चाहेगी कि मैं रुक जाऊं? देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। सर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं, तब तो और अच्छी बात है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उसे तो और कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन सर कोई बॉडी अपना मोशन कब तक कंटिन्यू करती है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो सर यहाँ पे क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। ये आपका आंसर सही होगा। और वो फोर्स कौन सा होता है, बॉल आगे मूव कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ये इसको रोक देता है ग्रेजुअली, समझे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो चारों आंसर, सिर्फ आपको सही आंसर पता होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो चार ऑप्शन दिए हैं, आप तीन क्यों इलिमिनेट कर रहे हो? जिस दिन आपको उसका भी लॉजिक पता है तो समझो कि आप सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रक है, स्टार्ट करती है रेस्ट से और रोल डाउन करती है एक हिल पे विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स। 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है इन 20 सेकंड्स। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। ओके, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। तो कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल है। एक भैया देखो हमारे पास ट्रक है छोटी सी, मेरे पास तो नहीं है, जिसके पास होगी होगी। ये रेस्ट में है और यहां से ये हिल के स्लोप पे जा रही है। ओके, समझो बात को, ये हिल के स्लोप पे जा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 200 मीटर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस है। ये 200 मीटर, 400 मीटर है, सॉरी 400 मीटर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। कितने टाइम में? 20 सेकंड में। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से या एस से? चलो एस से ही डिनोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, काम तो है उसका, इसीलिए ऐसे डिनोट कर रहा हूं। और पहले बोल रहा है देखो बेटा कि स्टार्ट कहां से कर रही है, रेस्ट से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो अब कह रहा है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है सर, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो ना, तो एक इक्वेशन तुम बताओ जिसमें v का यूज नहीं होता, फाइनल वेलोसिटी का यूज नहीं होता। तो वो सेकंड इक्वेशन होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सर पुट कर दो आप वैल्यू। s की वैल्यू क्या है, 400। u की वैल्यू 0 है, तो इसमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। प्लस हाफ, a की वैल्यू पता नहीं है सर, और t कितना है, 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर कर दो। कर दिया जाए सर, स्क्वायर कर दिया जाए सर। तो 400 इज इक्वल टू
हाफ इंटू ए 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400 तो दिस विल गिव 200 तो 400 इज इक्वल टू ए इंटू 200 दैट इज ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है मींस एक्सीलरेशन हो रहा है। एक चीज आपको मिल गई बेटा, एक्सीलरेशन मिल गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर ट्रक का जो मास है वो 7 टन है तो आप ये बताओ कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो सर हमको पता है F इज इक्वल टू एम ए, हमको ए पता है, ए की वैल्यू तो सर ये दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो मास है वो टन में दिया हुआ है 7 टन। और हमको सर ये भी पता है कि 1 टन जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1000 kg और 10 क्विंटल। तो 7 टन कितना हो जाएगा 7000 kg। 1 टन इज 1000 kg तो 7 टन इज 7000 kg। केजी में क्यों बदल रहा है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट होती है, ऐसे किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं कर देते। अब लगा दो F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू 7000 इंटू 2 तो ये क्या आ गया 14,000 न्यूटन और 14,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आओ चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन ऑफ 1 kg है, 1 kg है, इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया यू हो गया, इसको इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर दी जा रही है। डेटा एक्सट्रैक्ट करना सीख लो बस। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक, कोई मतलब नहीं इससे, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। अब आपको ये पता है कि अगर कोई चीज सरफेस पे मूव कर रही है तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है सर, ये तो आपको पता है, अच्छी बात है। तो हमें वो फोर्स कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, ये क्या दे दिया है एम दे दिया है और क्या दे दिया है यू दे दिया है, अब एस भी दे दिया है, एस भी दे दिया है ना, ये एस हो गया 50 मीटर और कह रहा है कि रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो बेटा एक बात बताओ, पूरी सवाल एक बार पढ़ लो। कह रहा है कि एक पत्थर है जिसको 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, मतलब एक लेक है जो जमी हुई है उसके ऊपर एक पत्थर फेंका जा रहा है 1 किलोग्राम का 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और कह रहा है कि 50 मीटर जाके वो रुक जा रहा है। तो आपको बताना है कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। देखो इस सवाल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको मिल गया एम मिल गया, गिवन दैट एम इज इक्वल टू 1 kg, यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, v is equal to 0 meter per second. Why? Because the moving body, the stone, comes at rest after traveling a distance of 50 meter. So the distance will be equal to 50 meter. Got it? तो अब ये 50 मीटर हो गया। तो एक बात बताओ, ऐसा कौन सा मतलब इक्वेशन है जिसमें सिर्फ v u s का यूज होता है, t का यूज नहीं होता। तो देखो पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, उसमें भी टाइम चाहिए, टाइम कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया टाइम, वो नहीं यूज कर सकते। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, उसको भी नहीं यूज कर सकते, उसमें भी टाइम चाहिए। तो बचा हमारे पास तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको यूज कर लें सर, बिल्कुल कर लें सर। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 2as, 2 इंटू ए इंटू 50। तो क्या यहां से हमको मिल गया 20 का स्क्वायर 400 प्लस 50 इंटू 200, 100a। क्या इंप्लॉय करता है ये 100a इज इक्वल टू -400, क्योंकि ये दोनों यहां पे हैं तो एक अगर इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो सिंपल मैथ है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आपको क्या मिल गया एक्सीलरेशन मिल गया, और निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये
रिटार्ड कर रहा है, मींस ऑब्जेक्ट को स्लो कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, तब बेटा आप F इज इक्वल टू एम ए निकालना है। अब ये कोई मुश्किल काम है? एम दिया हुआ है केजी में, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इंटू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किस में है? केजी में। तो बस आ गया, -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? न्यूटन। -4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी पे। कोई दिक्कत? अब चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक 8000 किलो का इंजन है। ठीक है सर, इंजन बना दे रहे हैं हम। ये है हमारा इंजन, इसमें टेक्नोलॉजी डाल दी है हम। ठीक है, ये हमारा इंजन है। कह रहा है ये 5 वैगन्स को खींच रहा है। ये पहला डिब्बा हो गया, ये दूसरा डिब्बा हो गया, ये तीसरा डिब्बा हो गया, और ये चौथा डिब्बा हो गया, और लास्ट में ये 5वां डिब्बा हो गया। कह रहा है और इन सब का मास कितना है? ये सारे का, इन सारे का मास कितना है दिया हुआ है? 2000 केजी ईच। यानी कि हर डिब्बे का मास कितना है? इसका भी 2000 है, इसका भी 2000, इसका भी और इसका भी। तो पांचों डिब्बे का कंबाइंड वेट मतलब मास कितना हो गया? 2000 केजी इंटू 5, दैट इज 10,000 केजी। ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ वैगन्स आ गया। और इंजन का कितना दिया हुआ है मास? 8000 केजी। ओके, अब कह रहा है कि इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, मतलब कि इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में 40,000 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहा है, और जिस ट्रैक पे ये चल रहा है, अब चलेगा तो बेटा ट्रैक भी होगा ना, ये पहिए हैं, गंदे गंदे पहिए, ट्रैक पे चलेगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा। तो जो ट्रैक है वो क्या ऑफर कर रहा है? रेजिस्टेंस कितने न्यूटन का? 5000 न्यूटन का। तो एक बात बताओ, बॉडी पे नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना लग रहा है? 40,000 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और 5000 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो कौन सा फोर्स बड़ा है? ये वाला। तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में। यानी कि एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, 40,000 न्यूटन की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स आ गया 40,000 माइनस 5,000 न्यूटन, दैट इज 35,000 न्यूटन। ये क्या आ गया? नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। ठीक है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। अगला पूछ रहा है, को ई बना दो अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कह रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, इसमें भी तो कुछ नहीं है। एक बात बताओ, ये आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए। एफ आपको दिया हुआ है 35,000 न्यूटन। मास कितना हो जाएगा? देखो, टोटल मास ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा? ट्रेन किससे मिलके बनी है? एक इंजन और 5 वैगन्स इसके। तो 5 वैगन्स का टोटल मास कितना था? 10,000, और इंजन का कितना है? 8,000। तो टोटल मास ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? इंजन प्लस 5 वैगन्स का टोटल वेट है। तो ये क्या हो गया? 8,000 प्लस 10,000, टोटल कितना आ गया? 18,000 केजी। आपको यहां से क्या मिल गया? 18,000 केजी। ये अलग से रफ वर्क है, आप उसको समझ लेना, चाहो तो नोट्स में उतार भी सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? विच इंप्लॉइज दैट ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। ए कितना है ये फाइंड करना है। एफ पता है हमको 35,000 डिवाइडेड बाई मास 18,000। तो ये अप्रोक्स आएगा हमारे हिसाब से 1.9 के अप्रोक्स आएगा, 1.944, जो भी आंसर हो
देख लेना अपने हिसाब से, कैलकुलेशन मैंने करी है, गलत होगा तो अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर लेना, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ कितना 1500 kg। ओके, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square। आपको मास दे दिया है 1500 kg, आपको एक्सीलरेशन दे दिया है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दिया है कि निगेटिव है, निगेटिव मतलब कि फोर्स अपोजिट लग रहा है, गाड़ी को रोक रहा है। तो अब इसमें चाहिए क्या है, तो बहुत ही इजी है, F इज इक्वल टू एम ए लगा दो, F इज इक्वल टू 1500 इंटू 1.7, माइनस सिंबल यहां ले लो, 1.7 का जो माइनस था मैंने यहां ले लिया है। अब ये आ जाएगा समथिंग 2550, यही आएगा अप्रोक्स अप्रोक्स मीटर न्यूटन, फोर्स इतना आ गया, इतने न्यूटन का फोर्स लग गया। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन और है शायद, जो भी है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। कोई पूछने वाली बात है सर, डेफिनेशन बताई गई, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मीटर सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन 10 के सॉल्यूशन पे। कह रहा है कि हम लोग 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एक कैबिनेट पे, वुडन कैबिनेट है, सपोज करो ये आपकी वुडन कैबिनेट है, हम इसको 200 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और हम इंटेंड करते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है, मतलब हमारी इंटेंशन ये है कि हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हैं। अभी ये दिया हुआ नहीं है कि मतलब मूव करेगा कि नहीं करेगा, वो अलग बात है। तो पूछ रहा है कि अगर हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो सरफेस जो है कैबिनेट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी। Simple. For every action, there is an equal and opposite reaction. So if we are applying a force of 200 Newton in this direction, then the floor will apply same amount of force in opposite direction. So force that will be exerted on the cabinet by the floor is equal to minus 200 न्यूटन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पसंद आ रहा है वीडियो दबा के शेयर करो और मिलते हैं अगले लेक्चर में। भाई साहब पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।